नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे आज बीमार स्वास्थ्य विभाग। सोचिए, अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच एक मां बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लेटी है। खून की बोतल उसके शरीर में टपक रही है। साथ चल रहा है उसका मासूम बेटा, सिर्फ 9 साल का। कांपते हाथों से वो खून की बोतल थामे है, क्योंकि कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं। और सामने से आता है उसका पिता, जो अपनी बीवी को स्ट्रेचर पर ढकेलते हुए रेडियोलॉजी विभाग तक ले जा रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये सच्चाई है झांसी के महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज की। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई 35 साल की शकुंतला के पेट में गंभीर संक्रमण से जूझ रही थी। उम्मीदों के सहारे परिवार उसे झांसी लाया, लेकिन बदले में मिला दर्द, सिस्टम की बेरुखी और अस्पताल की क्रूर लापरवाही। क्या किसी ने सोचा होगा कि एक 9 साल का बच्चा अस्पताल में अपने हाथों में खून की थैली लेकर दौड़ता दिखेगा? क्या यही वो जनसेवा है जिसके नाम पर ये संस्थान चलते हैं? जब तस्वीर वायरल हुई तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। सीसीटीवी खंगाले गए, नोटिस जारी हुए और 5 कर्मचारियों को कार्रवाई हुई। 2 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन क्या इतनी सजा काफी है? क्यों नहीं था कोई साथ? क्यों खून चढ़ाते वक्त भेजा गया एक्सरे के लिए? क्यों जिम्मेदार एक मासूम के कंधों पर डाल दी गई? ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारे सरकारी सिस्टम की उस हाँ, देखिए वो हमारे संज्ञान में आई कोई महिला यहाँ वार्ड नंबर 2 में भर्ती थी। उसका किसी इन्वेस्टिगेशन होना था। उसके लिए जब उसको मरीज को शिफ्ट कराया जा रहा था तो वार्ड बॉय ने जाकर मरीज के अटेंडेंट ही उसे ले जा रहे थे। ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसका संज्ञान में लेते हुए मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कहा कि तुरंत इसकी पूरी जांच करें और तुरंत जांच करने के बाद जो हमें प्रथम दृष्टया समझ में आया उसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई में हम लोगों ने वहां पे जो उस समय मौजूदा ड्यूटी पे थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो वार्ड बॉय थे, उनको निलंबित किया गया है। 2 आउटसोर्स कर्मचारी थे, एक नर्सिंग स्टाफ था, एक वार्ड बॉय था, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जो नर्सिंग स्टाफ वहां परमानेंट था उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे उनकी वेतन भी रोकने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। कितना स्टाफ था उस पर कार्रवाई की? कुल 5 स्टाफ पे कार्रवाई करी गई है। सर, क्या मामला क्या था फिर? मामला यही था कि जब मरीज को शिफ्ट किया जा रहा था तो मरीज को शिफ्ट करने का कार्य वहां पे उपस्थित वार्ड बॉय का था और नर्सिंग स्टाफ द्वारा इसे कराया जाना चाहिए था। तो उसमें वो ऐसा जो फोटो में आया कि वो नर्सिंग स्टाफ जो वार्ड बॉय थे वो लेके नहीं जा रहे थे, मरीज के तीमारदार ही मरीज को शिफ्ट करा रहे थे। बच्चा खून लिए था क्या? मरीज क्या तकलीफ थी? नहीं, मरीज को पेट का इन्फेक्शन था, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था और उसमें कुछ इमरजेंसी में ट्रांसफर करना था। तो वो उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उसको नर्सिंग स्टाफ द्वारा वार्ड बॉय के थ्रू ही शिफ्ट कराया जाना चाहिए था, जो कि उस समय ये कार्य नहीं किया गया। ब्लड की बोतल चढ़ी हो ऐसे भी किसी को? नहीं, इमरजेंसी में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाता तो करा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरजेंसी में मरीज को ओटी में भी शिफ्ट कराया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात। ये हमारे सरकारी सिस्टम की उस समान की तस्वीरें हैं जो जब तक नहीं दिखती जब तक कोई कैमरा उसे ना पकड़ ले। अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदारों से सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी लिया जाए, क्योंकि अगली बार अगर ये लापरवाही दोहराई गई तो शायद तस्वीर में कोई और बच्चा होगा और कोई और माँ। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सलोने हैं, बीजेपी प्रवक्ता, ममता शर्मा है सपा प्रवक्ता, रविंद्र चपराना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुलदीप अवस्थी हैं, झांसी संवाददाता, डॉक्टर प्रताप सिंह हैं, पूर्व IMA प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं कुलदीप के पास ही चलूँगा। कुलदीप, झांसी मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में रहता है और आज फिर अगर देखिए आप बच्चे को खून की थैली, कितना सेंसिटिव मामला होता है किसी को ब्लड चढ़ना, उस पूरे मुझे रूम में किसी को एंटर नहीं मिलता है, एंट्रेंस नहीं मिलता जब खून चढ़ता है। और ब्लड को ऐसे करना, जिस तरीके से वो बच्चा पकड़े है अपनी माँ की, जो ब्लड उसको चढ़ रहा है उस थैली को, ये दर्शा रहा है कि वो
थैली नहीं है, वो ऐसे ही किसी खूंटे पे टंगी झांसी मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कुलदीप, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की लापरवाही का पहला या आखिरी मामला नहीं है। ये आम बात है। ऊपर लेवल पर बैठे अधिकारी इस बात को इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की सारी योजनाएं 100% आम जनता को लाभ मिल पाए। बात अगर ओपीडी की हो, बात इमरजेंसी की हो, बात ट्रॉमा सेंटर की हो, तो वहां पर डॉक्टर्स की एबिलिटी मौजूद रहे। लेकिन ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्टाफ होता है, ये अपनी मनमानी के चलते लापरवाही करता है और यही कारण है कि ये 5 लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, इनमें से 2 जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी पूजा भट्ट और लक्ष्मी, इनकी तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन जो वहां पर और जो नर्सेज हैं, सोनिया, कासिफ और पुष्पा, इन लोगों का वेतन रोक दिया गया है क्योंकि ऊपर लेवल से जो योजनाएं जा रही हैं उनको सब नीचे लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का दायित्व इन लोगों का होता है। लेकिन ये लापरवाही करते हैं, मनमानी करते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के सामने कई सारे नर्सिंग होम खुले हुए हैं और उन नर्सिंग होम्स में मरीजों को भेजने का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज का जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो सहभागिता करता है। उनका परसेंटेज तय रहता है कि बाहर मरीजों को कैसे भेजना है, उनका कैसे इलाज होना है, इसको सब वो ये सब तय करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के संज्ञान में मामला आने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, जिसके बाद 2 जो सिस्टर उनका वेतन रोका गया और जो वहां पर आउटसोर्स करता है तो उनको वहां से हटा दिया गया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हर बार वीडियो या फोटो वायरल होने के बाद कार्रवाई होगी, क्या ये वाली बात सामने आएगी? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और यहाँ पर आवश्यकता है जो सीसीटीवी कैमरे हर वार्ड में लगे हुए हैं उनका प्रयोग किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग सेल चले और यदि इस लापरवाही को बगैर किसी फोटो में आए, बगैर किसी मीडिया में आए, अगर मेडिकल कॉलेज का ऊपर लेवल का प्रशासन इस पर कार्रवाई कर पाता है तो बात जायज है। अन्यथा कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले आप जो मरीज हैं वो 10 जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, हथनौर, दतिया आसपास जो इलाके सबसे मरीज यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर उनका इलाज होता है। एक दिन में 2800 की यहाँ पर ओपीडी होती है। बावजूद इसके ये लापरवाही पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसका खामियाजा वहां के जेआर और जो बड़े जो लेवल अधिकारी बैठे हुए हैं उनको भुगतना पड़ता है। गलती इसमें होती है जो आउटसोर्स कर्मचारी, जिनकी कोई जिम्मेदारी इससे नहीं होती, क्योंकि वो आउटसोर्स पर है, उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका लास्ट से लास्ट यही है कि उनको वहां से हटा दिया जाए। शकुंतला देवी और सौरभ, ये इस पूरी कहानी के ऐसे किरदार हैं जिनके साथ जो व्यवहार हुआ उसको क्षमा करना कहीं से भी जायज नहीं है, बहुत मुश्किल है। शकुंतला देवी को जो कष्ट झेलना पड़ा, उनके बेटे सौरभ को जो 9 वर्ष दिए हैं, उसके सामने जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो मुजाहरा हुआ वो काफी तकलीफ वाला है। ये बात बच्चे को जीवन भर याद रहेगी। ये अगर फोटो वायरल ना होती तो शायद ये बात सामने ना आती। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सही पूरी मॉनिटरिंग के दरमियान उनको रखा जाए, उनकी पूरी पहले तो उनकी पूरी जांच पड़ताल हो जाए कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं और उनकी एक जवाबदेही तय हो, क्योंकि आउटसोर्स संविदा पर 10, 12 हजार, 15 हजार रुपए से वो लोग काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी तय नहीं हो पाती कि जिम्मेदारी वो कौन कैसे करेंगे। यदि कोई गलती होगी, कोई मरीज है, कोई परेशान होगा तो उसको कौन भुगतेगा, यदि किसी मरीज की साथ की कैजुअलिटी होगी तो उसको कौन भुगतेगा। कई सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब ढूंढने बेहद जरूरी है। डॉक्टर मयंक सिंह जो मेडिकल कॉलेज प्राचार्य है, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उनको हटा जरूर दिया है, लेकिन अंदर खाने से कहीं ना कहीं वो लोग दोबारा से अपनी सोच सिफारिश लगाकर सेंटर कर जाएंगे और मेडिकल कॉलेज के सामने चल रहे अवैध नर्सिंग होम दोबारा से जो वो फल फूल रहे थे उनको दोबारा से गति मिल जाएगी। जरूरत यहाँ पर यह है कि एक बड़ा स्टेप लिया जाए, इसके अंदर जो गलती हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ FIR हो, उनको इस बात को फेस करना पड़े, उनकी पुलिस जांच हो, गलती कैसे हुई, आखिरकार जिम्मेदार कौन है। जिस वक्त उस महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया उस वक्त उसके साथ जो मौजूद नहीं है कर्मचारी जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके नाम पर भी वो वहां पर उस वक्त मौजूद भी है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाएगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी 853 बेड का
पूरा अस्पताल चल रहा है, जिसमें 500 बेड अभी और जोड़े जाने हैं। अभी वर्तमान में 30 ट्रॉमा सेंटर के बेड हैं, जिनको अभी 100 में तब्दील किया जाना है। उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। और तकरीबन 10 जिले से बड़ी उम्मीद के साथ झांसी मेडिकल कॉलेज लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आम जनता की रिक्वायरमेंट भी यही है कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य जब संविदा कर्मचारी रखता है तो उसकी डायरेक्ट बातचीत हो, वो किसी कंपनी या किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ना आए, बाकायदा उसका पूरा वेरिफिकेशन हो, वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, गलती होने पर उसको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सारी चीजें तय होने के बाद ही कर्मचारी की नियुक्ति वहां पर की जाए। उसकी चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी एक छोटी लापरवाही दिक्कत बड़ी बन सकती है। बिल्कुल, और कार्रवाई जब तक किसी ठोस और बड़े व्यक्ति पे नहीं होगी जो उसका जिम्मेदार होगा, तो फिर वो आप जितनी बार करते हैं आउटसोर्सिंग है उनको, क्या आज यहाँ कल वहाँ, वो तो कहीं भी काम कर ही लेंगे अगर आप उन्हें हटाते हैं। चलिए जरा मैं डॉक्टर प्रताप सिंह का रुख करूँगा। जी डॉक्टर प्रताप, ब्लड चढ़ रहा है किसी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को, जी उसको एक्सरे के लिए भेजा जाना, हाँ, ये जैसे उचित तो यही था कि पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि कंप्लीट हो जाए तभी कहीं उसको इधर उधर शिफ्ट करना चाहिए या एक्सरे के लिए भेजना चाहिए था। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो जो स्टाफ की ड्यूटी है कि प्रॉपरली उसको वहां से बंद कर दिया जाए, और एक रिटर्न में जहां तक है, यदि वैसे वर्बली जो आदेश दिया गया होगा, यदि ये स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है वहां पर रिटर्न में आदेश दें किसी वार्ड बॉय के नाम कि आप इनको वहां ले जाके एक्सेस अपनी देख रेख में कराएं, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वहां कौन था, कोई वैसे जिस लापरवाही तो हुई है, इसलिए हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं जो मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने इसमें जो एक्शन लिया गया है 5 कर्मचारियों के खिलाफ, वो भी अरे ठीक है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, तीनों कर्मचारी कैसे भी लिए गए हों, लेकिन जिम्मेदारी तीनों की बराबर है। ये नहीं है कि आउटसोर्सिंग वाले लिए गए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। आउटसोर्सिंग यदि वार्ड बॉय है तो उसको पूरी ड्यूटी वार्ड बॉय की करनी है, जो भी उसको काम दिए गए हैं वार्ड बॉय की। इस पे पे से स्किल से मतलब नहीं है, उसकी शिफ्टिंग से मतलब नहीं है कि यहाँ आउटसोर्सिंग है तो उसको ट्रांसफर उधर कर दें इधर कर दें। वही हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर ही वार्ड में इधर से उधर हो सकता है इसी वार्ड में। तो माने तीनों कर्मचारियों की जिम्मेदारी बराबर है। ये कैसे उनका सोर्स चाहे रेगुलर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो। तो हमारा ये कहना है लापरवाही तो हुई है, और इसमें 5 कर्मचारियों के खिलाफ जो भी एक्शन हुआ है वो सही हुआ है। बिल्कुल, हमें ये कहना है पंडित जी। जी विशाल पंडित, बिल्कुल। मैं रविंद्र चपराना जी से जरूर करूँगा। रविंद्र जी, ये तस्वीरें बड़ा डराती हैं। फिर आदमी के दिमाग में जो पुराना सरकारी अस्पतालों का, अगर हम बात करें 10, 15, 20 साल पहले सरकारी अस्पताल का जो मन में जहन में उठती थी तस्वीरें, वो फिर से ताज़ा हो जाती है। चलिए कार्रवाई हो गई है, लेकिन बड़ी बात ऐसी नौबती क्यों आई? जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ये आज जो इतनी गंभीर समस्या आज सामने आई है, आपने सही कहा, 10 से 15 साल 20 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। हॉस्पिटल के अंदर अभी 4-5 लोग इन्होंने सस्पेंड किए हैं, आउटसोर्सेस वाले सस्पेंड कर दिए हैं। प्रशासन विभाग को जो सुपरवाइजिंग कर रहा है, जो हॉस्पिटल में लापरवाही हो रही है, जो उसके ऊपर जो उच्च अधिकारी भी बैठे हैं, क्या उनको सस्पेंड करना उचित नहीं था? बिल्कुल, हॉस्पिटल एक सेंसिटिविटी मैटर है ये। जब उसको पहली बात तो जब ब्लड उसको चढ़ रहा है मरीज को तो पहले तो उसको पलंग से हिलाना भी नहीं चाहिए था। क्या इनको पहले जो आउटसोर्सेज भी लगाए हुए हैं या कोई वहां पे रेगुलर पोस्ट पे जो नदारत है और बेटा हाथ में बोतल लेके चल रहा है, कितनी गंभीर समस्या है। क्या हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ, हमारा हिंदुस्तान जो कहते हैं कि हम देश की सबसे पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी ताकत बनने जा रही है, क्या ऐसे ही हमारे देश की तीसरी या चौथी ताकत बनेगी? ये डिजिटल इंडिया बनेगा, ऐसे बनेगा?
इस छोटे से बच्चे से पूछे, कोई बता पाएगा इसकी, जो इस टाइम इसके दिल में जो बीत रही होगी, जो खून की बोतल लेके चल रहा है। पहली बात तो इनको तो जाना नहीं चाहिए था, इनका तो कोई औचित्य नहीं है कि भाई जब वो कर्मचारी का औचित्य वो होता है, सारा कर्मचारी लेके जाएंगे, और अभी इसको ब्लड चढ़ रहा है, उठा के लेके उसको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर हॉस्पिटल का यही सारा सिस्टम है। सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी लापरवाहियां चल रही हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जो सारा अभी इसका उजागर किया है, जो चैनल पे आया है, तभी कुछ एक्शन हुआ होगा। मुझे नहीं लगता इन्होंने एक्शन किया होगा। अभी कुछ आउटसोर्सेस हैं बेचारे, यहाँ नहीं काम करें, कहीं और काम कर लेंगे। आपने कोई गाइडलाइंस, जो सुपरवाइजिंग वहां करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको गाइडलाइंस उन्होंने दिए नहीं दिए। किसी भी मरीज को उठा के कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं, कहीं कोई है ही नहीं वहीं सब। अभी पीछे बधाइयों में था, कहीं और हॉस्पिटल में आपने जो उसके उजागर किया, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। कहीं पानी नहीं होता, कहीं हॉस्पिटलों में एक्सरे मशीन खराब है, कहीं स्टाफ ही नहीं है। इनका सीधा सीधा ये मकसद होता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जितने होते हैं, इनको रेफर करने का मतलब होता है इनका। ये यहाँ से कहते हैं जी हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, अब हमारे पास तो ये मशीन खराब है, हमारे पास वो चीजें खराब है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप सीधा सीधा किसी और अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएं। हमारे हिंदुस्तान में आज यही पोजीशन बन चुकी है। गरीब भी आदमी चाहता है कि हम अपने इन हॉस्पिटलों में ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से लोग वहां मर भी जाते हैं। अब परेशानियां उनको होती हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और तो और वहां के कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं है किसी का। तो ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या है। और वो भी यूपी में जब मोदी जी योगी जी डबल इंजन की सरकार है, तो मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप एज ए समाज सेविक, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि कम से कम इन जो मरीजों को इनके साथ अच्छा देखभाल करने की कोशिश की जाए, कर्मचारियों पे इनके संज्ञान लिया जाए। और ये नहीं है कि आपने तो उनको बेचारों जो बच्चे जो आउटसोर्सेज वगैरह बताने छोटे छोटे हैं, वो तो कहीं भी जाके नौकरी कर लेंगे, और कुछ नहीं तो बाहर चाय की दुकान लगा लेंगे। अब हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे बनेगा, हॉस्पिटल में गाइडलाइंस कैसे आएंगी? जो वहां पे रेगुलर आदमी हैं, अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं, उनको भी तो गाइडलाइंस होनी चाहिए ना उनके पास। जवाबदेही नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय ही नहीं है वहां पर कि जवाब कौन देगा। आपने उठाया, बर्खास्त कर दिया, 5 ही 10 कर दिए, लेकिन ये सब चीजें रुकेंगी कैसे? सर रुकेंगी, जरूर रुकेंगी, मगर उसमें संज्ञान लेना, उसको एक जो अंदर कैपेबिलिटी। जब हमारे योगी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कि हॉस्पिटलों में तो किसकी जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी, किसी को तो जवाब देना पड़ेगा उसके अंदर। नहीं देंगे जवाब। अब आप ये बताइए कि 4-5 लोग आपने उठा के रखा, उसके बड़े भी तो अफसर बैठे होंगे, उनकी जवाबदेही नहीं है क्या? उनकी तो जवाबदेही बनती है ना। आपके एक मरीज को ऐसे ही परिवार के लोग लेके ब्लड चढ़ रहा है उसको, और ये तो आम आदमी, आम जनता है, हम भी आम आदमी है, हमको भी समझ में आता है जब ब्लड चढ़ता है तो उसको तो वो हटा ही नहीं सकते हम बेड से, और वो उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं वहां पे, हॉस्पिटल के इंचार्ज क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल की नर्सें क्या कर रही हैं वहां पर? वार्ड बॉय की जिम्मेवारी तो है ही है, और लोगों की तो जिम्मेवारी बनती है, वो नर्सें भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। वो क्या कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर? सिर्फ तनख्वाह लेके बैठे हुए मरीजों का, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। किसी की जिंदगी से खेलना आपका अधिकार है क्या? आप लोग वहां जब बैठ जाते हैं तो आप किसी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं वहां पे। मैंने कई हॉस्पिटलों में देखा है, डॉक्टर से आप बात करिए तो वो मार पिटाई पे उतर जाते हैं। बिल्कुल है, सरकारी अस्पतालों का यही थी, जूनियर डॉक्टर्स का आतंक होता है वहां पर। आप चाहे कानपुर का जीएसवीएम हो, लखनऊ का केजीएम हो, कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आपने इतना बुरा हाल है। आप सिर्फ, बिल्कुल, आप सिर्फ बेडशीट बदलने के लिए, जो वार्ड पे जो बेड होता है उसकी बेडशीट बदलने के लिए अगर कह दे तो आपसे मारपीट करते हैं। ठीक है, मैं जस्ट श्याम सलोनी जी के पास चलूंगा। श्याम सलोनी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, किताबों में बता दिया जाएगा, आंकड़ों में बता दिया जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर कई नवजात बच्चे झुलस गए थे आग लगने से, और जब वहाँ पर रात में ब्रजेश पाठक यानी कि सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जब आए तो अधिकारियों ने उनके सामने इतना अच्छा काम किया था कि वो आने वाले थे तो चूना पड़वा दिया था। अधिकारियों का कालीन ले आओ, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उसमें भी प्रिंसिपल ने माफ़ी मांगी थी, अधिकारी को वहाँ से हटाया था, जो
जो भी संबंधित अधिकारी डॉक्टर रहे थे, लेकिन बदलाव आज भी कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, फिर वही झांसी का मेडिकल कॉलेज है। ये तो एक तस्वीर है जो कैमरे में कैद हो गई। ऐसी तमाम तस्वीरें अगर कोई कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता हैं, वरिष्ठ सहयोगी है हमारे, अगर ये कंटिन्यू मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो मुझे लगता है हफ्ते में 20 खबरें आएंगी झांसी मेडिकल कॉलेज की इस तरीके की लापरवाही है श्याम सलोनी जी। और आपकी सरकार जहां पर एक तरफ, या हमारी सरकार लगातार ये बात करती कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा उनको अपग्रेड कर रहे हैं, वहां पर ऐसी तस्वीरें आना बहुत ही चिंता का विषय है। श्याम सलोनी जी। अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए विशाल जी, निश्चित तौर पर बहुत सी निंदनीय घटना है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इतना सब कुछ सुविधाएं देने के बाद सरकार जब हर तरीके की सुविधाएं दे रही है, एक मिनी एम्स का रूप देने जा रही है, तब जो अभी मैं रविंद्र जी से बहुत सहमत हूँ, हम तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं या उनके अधीनस्थ हैं, वो जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पा रहे? ऐसा क्या कारण है कि केवल आउटसोर्सिंग के लड़कों पर आपने पल्ला झाड़ करके और अपने आप को अपने शेप कर लिया? तो ये तो निंदनीय है और मैं समझता हूँ सरकार भी इससे सहमत नहीं होगी और निश्चित तौर पर योगी सरकार इसमें 1-2 दिन में अपनी जांच करा रही है और उसमें जांच में ये ठोस निर्णय इस बार लिया जाएगा कि क्यों संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ये बड़ा चिंतनीय। और कौन डॉक्टर हैं तो ऐसे आदेश कर रहे हैं कि एक तरफ ब्लड चल रहा है ड्यूरिंग द ब्लड टाइम और आप कहते हो कि एक्सरे के लिए जाएगा पेशेंट। भाई ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे ब्लड चल रहा है और अचानक मुझे भेज दिया जाए एक्सरे के लिए। ऐसी क्या बीमारी थी? एक्सरे पहले होना चाहिए था, एक्सरे के बाद आप बताते कि इसमें ये कमी आ रही है, उसको ये कमी का ये इलाज होगा। तो ये जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा, अपने चैनल के द्वारा मांग करूंगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर जो पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और यदि इन पर कार्रवाई नहीं की गई, सरकार नहीं चाहती, मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मानसून का दस्तक दे रही है और मानसून में तमाम बीमारियां आएंगी, बच्चों में भी बीमारी आएंगी, बड़ों में भी आती है। यदि ये लापरवाही झांसी में रहेगी और इन पर अधिकारियों पर कोई डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं हुई विशाल जी, तो पूरे सूबे के डॉक्टर्स में ये संदेश जाएगा कि हम लोग तो सेफ है, हमारा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ये जितने भी संगठन जो बना देते हैं, संगठनों से दूर होकर के सरकार को सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हम जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होने देना चाहिए। जब सवाल जनता पर आता है, तो जनता हमको वोट करती है जी। तो गरीब ये सोच करके हमें वोट कर रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा तो शायद मुझे अब ये सुविधाएं मिल जाएंगी और मुझे जीने का रास्ता मिल जाएगा। केवल उनको एक मकान देना, उनको कपड़े दे देना, उनको थोड़ा व्यवसाय दे देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। उनका बिल्कुल, जीवन हमें कैसे बचाना है, निश्चित तौर पर हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो डॉक्टर जो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर, योगी जी की योजनाओं को, जहाँ पूरा प्रदेश योगी जी से प्रसन्न है, उनकी योजनाओं से प्रसन्न है, कुछ लोग फरीता लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यदि मेरे नेता, मेरे सरकार मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सुन रहे हो तो वो भी इस पर कार्रवाई करें। नहीं सुन रहे होंगे तो मैं व्यक्तिगत फोन पर भी उनको यह बोलूंगा कि ये डिबेट भी उनको भेजूंगा कि सरकार किसी भी तरीके से अपने किए हुए कार्यों पर, आप लोग के लिए काम बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए श्याम सलोनी जी, मैं आपको बता दूं, आप लोग के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही जनता जब वोट मांगने आप जाएंगे तो आपसे सवाल पूछेगी और इन अधिकारियों की वजह से आपके पास जवाब नहीं होगा। इन अधिकारियों की वजह से आपके पास जवाब होगा ही नहीं। मैं एक बात और आपके माध्यम से सरकार को ही बता रहा हूँ। समस्या हम जैसों को आती है, जो जनता के बीच में जाते हैं, पर डे जो जनता के संवाद में रहते हैं, हमको फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है
इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे डॉक्टर्स को, अब मैं आगरा से मूल निवासी हूं, मेरे एसएन हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मेरे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल साहब सांसद हैं, देखिए कितना अच्छा कार्य करते हैं। मेरे यहाँ राज्यसभा सांसद है नवीन जैन जी, ऐसे ही वहाँ के सांसद को, विधायकों को होना चाहिए। वो समय समय पर अकस्मात हॉस्पिटल जाते हैं, वो चेकिंग करते हैं, वो किसी भी संस्था में जाकर चेकिंग करते हैं। अधिकारियों में भय रहता है कि मंत्री ना आ जाए, कोई सांसद ना आ जाए। तो ये सब चीजें जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचनी होगी, जिस जनता ने आपको चुना है, क्या उस जनता को वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक मिल रही हैं, दवाएं ठीक मिल रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि दवाओं के नाम पर बाहर से पर्चे बन रहे हो, डॉक्टर कुछ लीपापोती कर रहे हो, केमिस्ट वालों की कुछ मिली भगत चल रही हो। ये कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की भी आशुतोष शर्मा, अनुराग शर्मा वहां से सांसद हैं, दूसरी बार जीते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो कितना जाते होंगे मेडिकल। कुलदीप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कुलदीप पास आऊँगा। उससे पहले सपा प्रवक्ता ममता शर्मा हमारे साथ हैं। ममता, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगी? जी विशाली, मैं इस घटना बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा सही, मगर जिस टाइम एक बनी माँ की मतलब दोनों तरीके से देख जाए तो बच्चा होगा, हमें तकलीफ भी होगी। स्वास्थ्य बीमार है वो मतलब 9 साल का उसके साथ नहीं है जो इसलिए स्टाफ में मौजूद था प्रेजेंट टाइम में, वो स्टाफ होता है वहाँ का सुपरवाइजर, कोई भी स्टाफ अटेंडेंट होते हैं जैसे वार्ड बॉय वगैरह, जांच के लिए भी ले जाना है या के लिए ले जाना, पूरी टीम एक होती है तो बाकायदा से फॉलो करती है और उस शिफ्टिंग एरिया तक पहुंचाने का काम करती है। विशाल जी, जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरा, यहाँ से एक नहीं है, लखनऊ पर देखेंगे अभी इस समय की स्थिति मिल रहे हैं, व्हील चेयर मुहैया नहीं हुए, इस तरीके से ममता जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। ममता जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही, जिससे आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही। मैं कुलदीप के पास चलूँ। कुलदीप, अभी बहुत अच्छी बात श्याम सलोनी ने कही कि भाई जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उन जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ेगा जहाँ मिनी एम्स की बात हो रही है, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना की बात चल रही है, वहाँ पर इस तरीके की घटना, मतलब जनप्रतिनिधियों का मेडिकल कॉलेज से क्या अटैचमेंट रहता, कितना आते हैं, क्या सिर्फ महीने में एक बार, हफ्ते में, 15 दिन में कोई एक शेड्यूल होगा कि वो लोग जाते होंगे चेकिंग करने या निरीक्षण करने? कुलदीप। विशाल जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, दरबार तुम्हारा है। बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार है, झांसी से सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको वक्त वक्त पर जाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन उनके जाने की पूर्व सूचना की वजह से व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। जब वो पहुंचते हैं तो सब कुछ ठीक मिलता है। अभी जो श्याम जी ये जो बात कर रहे थे कि कर्मचारी की भर्ती को लेके, तो इनसे मेरा निवेदन ये है कि ये सरकार तक इतनी बात पहुंचा दें कि आप जिन कर्मचारियों की भर्ती करें उनके अंदर उनका पूरा वेरिफिकेशन हो। मैंने एपिसोड की शुरुआत में भी यही कहा था कि जिम्मेदारी तय पहले दिन से होने चाहिए, जिसके माध्यम से जब आप उनकी भर्ती कर रहे हैं तब यदि आपने आउटसोर्स से लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से है, कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से, कंपनी आपसे बात करती है। तो जो बीच में जो वेरिएशन है, जो बीच में जो बैरिकेड्स हैं, इनकी वजह से बचाव का अवसर मिल जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य महकमा खुद अपने सोर्स के माध्यम से नियुक्तियां निकाल के भर्तियां करेगा, मुझे लगता है कि गलतियां नहीं होगी, जवाबदेही तय होगी। जब आप आउटसोर्स में कर्मचारी लोगे, इस पूरे प्रकरण में या इसके पहले जो मामले सामने आए हैं उन सभी मामलों में यही बात सामने आती है कि जो कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं, जिनकी कोई जवाबदेही तय नहीं है, वो लापरवाही करते हैं और उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है मरीजों को। जो मरीज पहले से गरीब हैं, परेशान हैं, दिक्कत में वहां पहुंचता है और दिक्कत को झेलता भी है। तो श्याम जी से निवेदन ये है कि आप संदेश ये पहुंचाएं कि कर्मचारियों की नियुक्ति प्रॉपर तरीके से हो, जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है
झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी कब तक उनकी नियुक्तियां होंगी? श्याम जी जो बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे अभी डिप्टी सीएम साहब से, तो श्याम साहब मेरा निवेदन आपसे ये है कि जनप्रतिनिधियों को तो आप टाइट करें, वो भी आप लखनऊ से करवाएं, लेकिन लखनऊ से आप मेडिकल कॉलेज को ये माने कि 10 जिलों को रिप्रेजेंट कर रहा है झांसी का मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर डॉक्टरों की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो और रिजर्व में डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहे, जिसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। जब डॉक्टर्स यहाँ पूरे होंगे, जब यहाँ स्टाफ पूरा होगा, और स्टाफ वो होगा जो संविदा पे होगा, जिसकी डायरेक्ट बातचीत मेडिकल कॉलेज और कर्मचारी की होगी। बीच में जो ये जो बिचौलिए हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो ये जो बीच में बिचौलिए हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। ये 15,000 रुपए गवर्नमेंट से लेते हैं, 12,500 रुपए कर्मचारी को देते हैं, 2,500 रुपए खुद रख लेते हैं इस बात का कि हमने आपको अपॉइंट कराया है, हमको अपनी कंपनी रन करानी है। मेडिकल कॉलेज से पेमेंट हो जाता है, कर्मचारियों के पास पैसा पहुंचता नहीं है। 2 से 3 महीने की सैलरी पूरी साल भर उनकी लटकी रहती है। वक्त बेवक्त यही कर्मचारी सड़क पर उतर कर अपनी परेशानी बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बीमार स्वास्थ्य महकमा, फिर हम बात करते हैं कि बीमार व्यवस्था, कि कर्मचारियों को दिन रात काम करने के बाद पैसा नहीं मिल पा रहा। आप कर्मचारी को पैसा पूरा दोगे, आपका उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा, तो वो अपने काम को प्रॉपर करेगा। आप किसी को भूखा रखकर काम करने की चेष्टा कराएंगे तो श्याम साहब ये वाली बात आपकी ठीक नहीं है। तो इस बात पर ध्यान देना होगा, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी तब से हो पाएगी जब कर्मचारी से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। आप ये मान के चलिए कि 50,000 मरीज हर महीने मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचता है, जिसको स्वास्थ्य सेवाएं देना आपकी जिम्मेदारी है। और आप एक तरफ 500 बेड का एक अस्पताल और उसको शुरू करने वाले हो, केवल एक डॉक्टर मयंक सिंह को प्राचार्य पे आप सब कुछ डाल दें तो ये मुश्किल है। डॉक्टर सचिन माहौर पे आप सब कुछ डाल दें तो ये मुश्किल है। उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं, जिनको जिम्मेदारी अपनी उठानी पड़ रही है, उनके जिनके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, जब वो काम ढंग से नहीं करेंगे, और वो काम क्यों करेंगे जब वो ऑलरेडी आउटसोर्स पे है। श्याम साहब आप बताइए कि अगर जब आउटसोर्स पे कर्मचारी है तो फिर वो काम क्यों करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही 3 महीने से, क्योंकि जो बिचौलिए हैं वो उनको पैसा देने नहीं देते। बिल्कुल। रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कितना अभी अपने आपको कैसा समझ रहे हैं कि भाई अभी सरकार उनकी कुछ नहीं कर पा रही है, और ये संज्ञान लेना उनका तो पहला प्रथम। जी बता रहे थे कि आउटसोर्सेस का जो मैटर है, आप जितने भी आउटसोर्सेस पे काम करते हैं बच्चे, वो बहुत मेहनती होते हैं, काम करते हैं। अब आपको ये भी जानकारी जरूर मिलनी चाहिए कि जो वहाँ 2 बार के विधायक हैं, क्या वो मेडिकल कॉलेज को जानते नहीं है? मेडिकल कॉलेज की एक एक ईंट गिनती करके बता सकते हैं। वो झांसी के जो विधायक हैं उनको सब कुछ पता होता है भाई साहब। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो आउटसोर्सेस की जो भर्तियां हुई है ना जी, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ सरकार का ही है, और अभी आगे और होने वाली है। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सेस में जो आदमी भर्ती हो रहे हैं वो एक ठेकेदार जो है, जो कंपनी चला रही है, वो कंपनी एक खास आदमी की है। इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, अभी और भर्तियां भी होनी है। अब आउटसोर्सेस की भर्ती क्यों हो रही है, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, जो इन्हीं के रिश्तेदारों की खुली हुई हैं, वो बंद हो जाएंगी। क्योंकि वो बंद इसलिए होंगी क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी सही वक्त पे आ जाएंगे तो आउटसोर्सेस को रखा ही नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो गवर्नमेंट का एक रूल है कि जितनी भी आप सरकार में आपकी जगह 500 कर्मचारी हैं तो 500 कर्मचारी से ज्यादा आप कर्मचारी 500 आउटसोर्सेस से ज्यादा 501 नहीं रख सकते। और यहाँ क्या मैटर है, यहाँ क्या सिस्टम बना हुआ है, आपके 400 कर्मचारी सरकारी हैं और 1000 कर्मचारी प्राइवेट लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल था, उस रूल को भी इन्होंने सारा हटा के और अपने नए रूल बना दिए। तो कहीं ना कहीं जो आउटसोर्सेस के जो लोग आते हैं, ये इन्हीं के लोग होते हैं। और ये तो मैं मानता हूं कि वो मेहनती होते हैं।
अब मेहनत किसने करवानी है? मैं उन लोगों के लिए ज्यादा परेशान हूं कि जो उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जब उसको आउटसोर्सेस वाले लड़के को बोला गया होगा या किसी ने उसको फाइल दी होगी, वो नर्स भी होगी और उस पर जो लिखा होगा उस डॉक्टर ने लिखा होगा। डॉक्टर ने तो लिख के दिया है कि आप इसको वहां लेके जाएं। क्या उसको ये नहीं बताया गया कि पहले इसको ब्लड चढ़ेगा उसके बाद आप एक्सरे कराएंगे? उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है ना। आप एक लीलापोती करके आप एक किसी भी को मतलब डेली वेज का वो उसको लड़के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसोर्सेज जितने भी हैं वो तो कहीं और काम कर लेंगे, उस कंपनी को उस हॉस्पिटल के नहीं, ऐसे कितने सारे नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, सरकारी ऑफिस है, उसको हटा के वहां लगा देगा। समस्या का हल कहाँ निकला सर? समस्या का हल मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि समस्या का हल निकालें। बीजेपी प्रवक्ता से मैं अपना अनुरोध करूंगा, इसमें सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे संज्ञान लेकर ऐसा एक हॉस्पिटल, अभी झांसी की बात कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल यूपी में है उसको भी गिनती करके देखना चाहिए कि कितने हमारे हॉस्पिटल हैं, किसके अंदर कितने कर्मचारी हैं, कितने आउटसोर्सेज हैं और क्या सुविधा मिल रही है। किसी हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, किसी हॉस्पिटल में पानी नहीं है, किसी हॉस्पिटल के अंदर और तो और कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, जो एक्सरे वैक्सर सब मशीन ठप पड़ी है। तो जब हमारे जनहित में जो हमारे जीवन की रेखाएं, जीवन रेखा चलाने वाली दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। हॉस्पिटल एक ऐसा रास्ता होता है जो नागरिकों को स्वस्थ रहने में सहयोग करता है। जब हमारे नागरिक सहयोग स्वस्थ नहीं है तो फिर उनका क्या आप उद्धार कर पाएंगे? झोपड़ी बना दो, पैसा बना दो, ये दे दो, उनको पेंशन दे दो, जवाब ले लेते बीजेपी प्रवक्ता इस पर जवाब लेते हैं। ठीक है रविंद्र जी, मैं आता हूँ। श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए। विशाल जी, रविंदर जी और कुलदीप जी, दोनों की बातें एक मौका जैसे मिल जाता है ना, किसी को थोड़ा मौका मिला है तो आपने पूरे सिस्टम को ही खराब बता दिया। ऐसा नहीं है भैया, कहा कुलदीप जी ने कहा ना कि जो लोग ना पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारे संवाददाता ने कहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। आपको अगर पहले से बता दो कि सांसद जी आ रहे तो चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। नहीं सर, मैं कुलदीप जी की बात को लेकर मैं क्लियर कर दूं आपको। सर मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, दोनों भाइयों की मैं तारीफ भी कर रहा हूँ। हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है जो सरकार की कमियां बता रहे हैं, सरकार की कमी बताते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। हमको अगर हमें बुरा लगता है तो आपने कई लोगों को देखो वो बैठते नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बैठता हूँ कि हमारी कमियां हमको मिलनी चाहिए ना। तो ये हमारे शुभचिंतक है जो हमको हमारी कमी बता रहे हैं और हम उस पर अमल नहीं कर पाए, सुधार नहीं कर पाए, तो वो हमारी बेवकूफ़ी और नाकामी होगी। हमें जनता के बीच में भी जाना है, लेकिन ये कह देना कि पूरा सिस्टम खराब है या पूरे सभी हॉस्पिटल्स में यही हाल है, मैं इससे सहमत नहीं। कहीं कहीं कुछ घटना होती है, आउटसोर्सिंग पर जो बच्चे आते हैं, जो लड़के या लड़कियां आती हैं, वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं, जो जिस लेवल का होता है उसको उस लेवल पर रखा जाता है। और ये कहना कि वो किसी रिश्तेदार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, ये आरोप लगाना सर बड़ा सरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निष्पक्ष कार्य होते हैं, सरकार एक नंबर में ईमानदारी से कार्य कर रही है, या भाई भतीजाबाद नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार हमारी है, हमारे पूरे 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के योगी जी का परिवार है। योगी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, यही उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक योगी जी का परिवार। एक व्यक्ति को भी अगर परेशानी होगी, एक व्यक्ति भी परेशान होगा, वो तकलीफ योगी जी को होगी, और योगी जी को होगी तकलीफ हमको भी होगी, आपको भी होगी, क्योंकि वो आपका भी परिवार है। हमें तकलीफ हो रही तभी तो हम खबर चला रहे हैं भाई, हमें तो तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सर, आपने तकलीफ नहीं, आप तो देखिए सर, आप तो चौथा स्तंभ है, और मीडिया, सच्चा मीडिया वही है जो सरकार की कमियों को सामने ला सके। 80 का साल जी, इसी में वो बच्चे नौजवान बच्चे जल गए थे तो उनके लिए बच गई, जहाँ मेडिकल कॉलेज ही वही मेडिकल कॉलेज है। अरे आप तो बहन बोलो ही ना, आपकी सरकार में क्या होता था वो सब कुछ जाहिर है। हमारी सरकार में कहीं कुछ कमी आई है, मेरी सरकार में आपको जनता उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुनना नहीं चाहती है। चलिए जल्दी से श्याम सलोनी जी अपनी बात को पूरा कर, फिर मैं ममता का रुख करूंगा। श्याम सलोनी जल्दी से अपनी बात को जनता समाजवादी, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी को नहीं सुनना चाहती है। आप इसको सच्चाई को स्वीकार करो मेरी बहन, क्यों आप व्यर्थ बीच में आते हो?
यदि आप इतने अच्छे कार्य आपके रहे प्रदेश की होते, आपकी हमारी सरकार में रहे होते, पार्टी आपकी असर सरकार में करती आप है। भाइयों को भाइयों ने लड़ा दिया। और चलिए ठीक है श्याम सलोनी जी, मैं आपको रोकूंगा। ममता जल्दी से अपनी बात को आप रखें, क्योंकि आपका नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज़ अभी भी आपकी क्लियर नहीं है। ममता। विशाल जी, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मेरे यहाँ अगर कोई कमी आई है, मेरा मानना ये है कि हमारी सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारी से मैं मतलब है उन डॉक्टर्स के खिलाफ, उन प्रिंसिपल के खिलाफ, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, एचओ नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के। अभी कुलदीप जी ने कहा था 1-2 नाम, जैसे कि मयंक जी क्या करेंगे, एक नाम और। मैं कहता हूँ अगर उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, जूनियर डॉक्टर नहीं है, वो सरकार को लिखेंगे, वो अपना इस्तीफा भी देंगे, और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो कहेंगे मेरा इस्तीफा लीजिए या मेरा ट्रांसफर कराइए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये ईमानदार व्यक्ति जब होता है, सरकार से झुकती है, हाँ सरकार झुकती है, बस ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, ये कह देना कि आउटसोर्सिंग लड़कों की सुनते नहीं है, उनके पैसे बच जाते नहीं, ये सब गलत चीजें हैं। आउटसोर्सिंग लड़के भी हमारी परिवार के बच्चे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरियां कम है। उत्तर प्रदेश में केवल योगी सरकार है जो इतनी नौकरियां दे रही है, किसी भी रूप में दे रही है, जीविका पार्जन दे रही है। हमको उनसे काम लेना है, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं ले रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। यहाँ कमी हुई है हम लोगों से कि हमारे वहां पर किस तरीके से आदेश कर दिए, किसने कर दिए, और क्यों एक छोटा सा 9 साल का 10 साल का बच्चा अपनी माँ को लेके जा रहा है। अरे मेरा बेटा हो, मेरी वाइफ को लेके जाएगा, उस पर क्या भी क्या भी अपने ऊपर लेके चलो ना भाई, कहीं तो मानवता होनी चाहिए। मैं सरकार से भी गुहार करता हूँ, हम लोग कोई वैसी बात नहीं करते, सब हमारे परिवार है उत्तर प्रदेश। जहाँ कमियां हमको दिखाई देंगी वहाँ स्वीकार करेंगे। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोरोना काल में जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो पिताजी के पास नहीं गए, उन्होंने कहा ये मेरा ये परिवार है, और यहाँ रात दिन लगे हुए थे। एक ऐसे व्यक्ति पर अगर हम आरोप लगा देंगे, उंगली उठा देंगे, तो धिक्कार है हमारे ऊपर। वो संकल्प थे अपने उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से एक स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए। लेकिन कुछ संवेदनहीन लोग होते हैं, हर जगह मिलते हैं, इस हॉस्पिटल में भी होंगे और भी जगह होंगे, हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं, जो पूरा एक पलीता लगा देते हैं और सरकार को और अपने विभाग को बदनाम। मेरा यही बिल्कुल। चलिए मैं जल्दी से ममता शर्मा का रुख करूंगा। ठीक है श्याम जी, ममता का रुख करूंगा। ममता अपनी बात को, मैं आऊंगा रविंद्र आपके पास, और उनको जेल भेजा। बिल्कुल मैं आऊंगा रविंद्र आपके पास, पहले ममता से जवाब ले लो। ममता जी आवाज आ रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है विशाल? हाँ अब आ रही है जी विशाल जी, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है विशाल जी। बस कहना हम ये चाह रहे हैं कि झूठ, प्रोपेगेंडा और उनका मनोमंडल बंद है। जब तक प्रतिनिधि भी भाजपा से बनता, मैं अपना इलाज कर उसी साल का अच्छा हॉस्पिटल हम जनमानस के लिए किसी भी कंट्री। विशाल जी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल दिक्कत हो रही मुझे। मैं रविंद्र जी का रुको। रविंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी यूपी के ही हैं, और हमने बड़ा विश्वास कर और एक बड़े विश्वास के साथ योगी जी को दूसरी बार सत्ता सौंपी है। और हमने दूसरी बार सत्ता क्यों सौंपी है? इसीलिए सौंपी है, जो कुछ पिछली बार कमियां रह गई थी, अब वो कमियां नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपसे एक एज ए समाज सेवक ये कहना है कि आप इनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई करें। ऐसे कितनी फील्ड है अभी हमारे जिसमें काम होना बाकी है, और सख्ताई से लागू किए जाए। योगी जी माने जाते हैं कि इसी बार में रूल रेगुलेशन और उनको जो है सारा उनका बड़ा एकदम वो होता है कि वो मानते हैं सबको कि अच्छे टाइम पे सब चीज मिलनी चाहिए सबको। तो इसमें कहीं जैसे हॉस्पिटल की अभी जो सुविधाएं हैं वो अभी बहुत ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। दूसरा, पुलिस में भी अगर आप किसी भी चीज में चले जाते हैं, वहां भी अभी बहुत सी कमियां मिल रही हैं। 10 साल हो गए हैं, हमने जो उम्मीदें आपसे लगाई हैं उन उम्मीदों पे अभी आप खरे नहीं उतर रहे। हमें जनता ने जो वोट दिया है, हमने वोट दिया है, हम यूपी से हम जो वोट दे के आ रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारें जो थी हम उन्हें, ठीक है, हम नहीं सुनना चाहते हैं ना, उनसे बात नहीं करना चाहते, या जब तो आपको दिया है वोट, जब तो आपको हम सरकार में लाए हैं। करप्शन हो या कोई और समस्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समस्या है, अभी
किसी डॉक्टर, आप देखिए ना इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ दिन पहले तो आग लगी थी जब बच्चे मरे थे। उसके बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, उस हॉस्पिटल का आप ये बताएं कि क्या स्वरूप बदल गया? कुछ भी स्वरूप नहीं बदला है। क्या हुआ है उसके अंदर? पहले भी वैसी लापरवाही से आग लगी थी, आज उसी लापरवाही आपके सामने हमारे चैनल ने आपके सामने दिखा दी है। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि के न्यूज चैनल वाले अब इस तरह के न्यूज आपने दिखाई है, तो ये बड़ी शर्मत आनी चाहिए, इसको शर्मिंदगी से लेना चाहिए। कोई इसमें प्राउड करने वाली बात नहीं है कि हमको सस्पेंड करो या मोदी जी, योगी जी को इस बात में बहुत ही ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए। और ये नहीं है कि ऐसे कई हॉस्पिटल में आपको, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल हम लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल रविंदर जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं अभी है। बोला था, रविंदर जी मैंने अभी यही बात आपको बोली। सरकार हर चीज पर संवेदनशील है, सरकार कभी कोई चीज को हल्के पर नहीं लेती है। आपने जो भी बातें कही हैं, हमने सर जहां हमारी कमियां हैं, हमको लगा कि नहीं यहाँ सरकार ने कमी की है, वहां हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कह देना कि पूरा उत्तर प्रदेश का सिस्टम खराब है, मैं नहीं मानूंगा। कहीं कमियां हैं, डॉक्टर्स की लापरवाही है। आप यूपी में देखें, आप यूपी में, मैं कई हॉस्पिटलों में भी जाता हूँ, समाज के प्रति में जाता हूँ, डॉक्टर हमसे बात नहीं करते ढंग से। नहीं, बात नहीं करते हो। दूसरा वो आप नहीं 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 अब ये डॉक्टर की गलती है। श्याम जी आप एक बार ना, आप जहाँ पर आप पार्टी के कार्यक्रम से आप जिस शहर जाएं, उस शहर के सरकारी अस्पतालों को आप खुद ही एक बार जाके, डॉक्टर मत बताइएगा आप कहाँ से हैं, आप जाके सिर्फ डॉक्टर से ऐसे ही 1 to 1 बात करने की कोशिश करिएगा, जूनियर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करिएगा, आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। देखिए डॉक्टर विशाल जी, बाउंसर रखे हुए हैं हॉस्पिटलों में, बिल्कुल तो किससे उम्मीद करेंगे आप? नहीं, डॉक्टर्स अगर ऐसा व्यवहार करते हैं, डॉक्टर्स तो हम लोग एक अभी भी कुछ लोग भगवान का रूप कहते हैं, डॉक्टर बहुत हमारे लिए, मैं तो हमेशा से पुण्य भगवान का ही रूप कहता हूं। डॉक्टर का अगर ऐसा होगा, हर डॉक्टर का व्यवहार ऐसा होगा तो बहुत गलत है। लेकिन हम सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं कि इसकी जांच होगी। इस जांच में जो भी डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके जो भी हेड ऑफ एचओडी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपने ये आदेश किसने दिया कि जब एक ब्लड चढ़ रहा है, विषय इस बात पर है कि ब्लड चढ़ते हुए पेशेंट को आप एक्सरे के लिए किसने बोल दिया? वो कौन डॉक्टर्स हैं, क्यों बोला? क्या उसको पेशेंट को देखा था या नहीं देखा था, या सीधा ऐसी उनको मालूम ही नहीं है कि किसको बोल रहे हैं? उस डॉक्टर की जानकारी में था कि नहीं कि अभी पेशेंट पर ब्लड चढ़ रहा है? वो पहले के पर्चे के हिसाब से उसने आदेश कर दिए कि जाइए इसको एक्सरे करा दीजिए, या वो जो देख रहे थे वो भी वहां पर हम जो है ना पूरे यूपी के हॉस्पिटलों की बात करते हैं, बड़ा चैनल है ये। हम एक आप झांसी के हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे हॉस्पिटलों की इसलिए बात कर रहे हैं कि यूपी में एक अच्छा सुधार आए, और हम आपको जो सजेशन दे रहे हैं, हम आपको जो सुझाव दे रहे हैं ना, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आप बिल्कुल जिससे सुधार आ सके और कम से कम मरीजों को तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीमार स्वास्थ्य विभाग, झांसी के मेडिकल कॉलेज की कोई पहली तस्वीरें नहीं थी, तस्वीरें लगातार आती हैं नज़र में, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने के कारण ये तस्वीरें आना आम हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर रोज़ाना खबरें हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस एक्शन ना होने की वजह से उन एक्शनों को माना नहीं जा रहा। कहीं पर डॉक्टर्स इलाज में देरी कर रहे हैं, कहीं पर टाइम से नहीं पहुंच रहे, तो कहीं पर ब्लड चढ़ते मरीज को एक्सरे कराने के लिए भेजा जा रहा है। अब देखना होगा इस बीमार स्वास्थ्य विभाग का इलाज कब होगा। तो मेरे साथ जनहित में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।